दोस्तों वेक्टर स्टार्ट करने से पहले ना एक कहानी समझ लो कि आखिर यार ये वेक्टर है क्या भला, और हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत पड़ क्यों रही है। अच्छी खासी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं तो हमें वेक्टर्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और पता कैसे चला, किस महाशय को ये पता लगा कि क्वांटिटीज़ भी दो तरह की होती हैं, वेक्टर और स्केलर। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे हमें खुद ही ये बात समझ में आ जाएगी कि आखिर क्यों हमें क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरी में डिवाइड करने की ज़रूरत है। देखो ज़रा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने 4 kg सेब लिया ईस्ट से, राइट, और आपने 2 kg सेब लिया वेस्ट से, अलग अलग डायरेक्शन से। तो इनका सम करोगे तो कितना मिलेगा जी? 6 kg, राइट। कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? ईस्ट से वेस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि यही 4 kg आपने लिया मान लो नॉर्थ से, और आपने ये 2 kg ईस्ट से लिया, तो इनका सम अभी भी कितना आएगा? 6 kg आएगा। मतलब इनके डायरेक्शंस में डिफरेंस आने से क्या यहाँ पर आंसर पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं ना, आंसर हमेशा क्या आ रहा है? सेम। अच्छा ठीक है, चलो समझ गए। अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जहाँ पे मैं डाटा तो चेंज नहीं करूँगा, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू उतनी ही रहने दूंगा, बट डायरेक्शन चेंज करूँगा और देखो वहाँ पे होता क्या है। मैं ये सब हटा रहा हूँ, ठीक है ना। अज्यूम कर लो कि मैं कार में जा रहा था और पेट्रोल पंप से, यहाँ पर पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप से 100 मीटर की दूरी पर हमारी कार ख़राब हो गई। ठीक है जी, ख़राब इन द सेंस फ्यूल ख़त्म हो जाता है। मैं उतरा, मैंने धक्का लगाना शुरू किया कि भाई पेट्रोल पंप जो है बस 100 मीटर की दूरी पर है, तो 100 मीटर तक धक्का लगाना, आसानी से कार पहुँच जाएगी, पेट्रोल भरवा के फिर हम लोग फुर लेंगे वहाँ से। मैंने क्या करा, पीछे उतर के मान लो कार पे कुछ फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, अज्यूम कर लेते हैं। मेरा दोस्त बैठा हुआ था बराबर में, वो कह रहा यार बेचारा अकेले धक्का लगा रहा है, मैं भी लगाऊंगा। वो भी उतरा, उसने भी क्या करा, मेरी मदद की और यहाँ से सामने से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। बताओ ये कार कहाँ जाएगी? कहीं नहीं, जहाँ है वहीं ही रहेगी। आंसर कितना मिलने वाला है? 0। मैंने उसे कहा, गधे क्या कर रहा है, इधर आ। तो ये यहाँ से आया, मैंने कहा साथ में फोर्स लगा। अब उसने साथ में वही सेम 10 न्यूटन का फोर्स लगाना शुरू किया और ये कार मूव हो गई। यार समझो क्या हो रहा है, मैंने वैल्यू में कोई चेंज किया क्या? नहीं ना, मैंने सिर्फ किस में चेंज लाया? डायरेक्शन में। पहले जब ये दोनों, ये फोर्स और ये फोर्स अपोजिट थे, आंसर था 0, लेकिन जब यही फोर्स सेम डायरेक्शन में आ गए तो आंसर कुछ मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 20 क्या, वो बात की बात है, बट आंसर तो कुछ ना कुछ मिल रहा है ना, कुछ रिजल्ट निकल के आ रहा है। बात समझ आ रही है? वेरी गुड। तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? इस डायरेक्शन में मिलेगा। अच्छा जी ठीक है। अब मान लो अगर मैं तो पीछे से ही फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन, मान लो कोई बॉक्स है, अभी कार नहीं है, और एक फोर्स यहाँ से लग रहा है 10 न्यूटन, तो कार क्या ये जो बॉक्स क्या यहाँ जाएगी? ना। बॉक्स क्या यहाँ जाएगी? ना। बॉक्स कहीं बीच में मूव करेगी। तो अभी भी इनके बीच में कुछ एंगल है, रिजल्ट मिला, और रिजल्ट मिलने से जो रिजल्ट की डायरेक्शन है वो भी बदल गई। पहले जब दोनों सेम डायरेक्शन में थे फोर्स, तो रिजल्ट उसी डायरेक्शन में था। अब वो दोनों फोर्स अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गए तो रिजल्ट किसी और डायरेक्शन में हो गया। मतलब क्या बात समझ आ रही है कि भाई ये फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके डायरेक्शन के मात्र बदलने से ही परिणाम पे फर्क पड़ जा रहा है। ये चीज़ मास के साथ तो नहीं हो रहा था, ये चीज़ समय के साथ तो नहीं होगा, ये काम डिस्टेंस के साथ तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर फिलहाल इस एग्जांपल में फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड में चेंज लाए बिना यदि हम डायरेक्शन में चेंज लाते रहें बार बार, तो रिजल्ट बार बार चेंज होता रहेगा। ठीक है जी। तो यहीं से दिमाग में एक बात फूटी कि यार इसका मतलब क्वांटिटीज़ ना अपनों पर दो तरह की होती हैं। एक क्वांटिटी तो वो भाई जो डिपेंड ही नहीं करता डायरेक्शन क्या है, ऑलवेज उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ वो हैं जिनको अपने ऐड भी करेंगे समय समय पर और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे या कुछ और भी काम करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि उनके बीच में एंगल, चुटकी नहीं बज रही मेरी, उनके बीच में एंगल कितना है। बात समझ आ रही है? अगर 90 डिग्री पर होगा तो क्या करेंगे? अपोजिट होगा तो माइनस किया था ना, ऑब्वियस सी बात है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या करेंगे? तो कहानी बदलती रहेगी डिपेंडिंग अपॉन देयर डायरेक्शन, चाहे हम उनकी मैग्नीट्यूड या वैल्यू चेंज ना करें। तो यहीं से दिमाग में फूट पड़ा कि क्वांटिटीज दो तरह की हैं और अपनों को दो तरह की क्वांटिटीज पढ़नी है, दैट इज स्केलर और वेक्टर। तो भाई वेक्टर क्वांटिटीज दो तरह की हैं, स्केलर और वेक्टर।
स्केलर क्वांटिटीज़ वो जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन से वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डायरेक्शन होगा, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है, बट डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, बट नॉट डायरेक्शन, ऐसे भी स्टेटमेंट में कह सकते हैं। एग्जाम्पल मास, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, वॉल्यूम, डेंसिटी। वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, डायरेक्शन भी होगा, एंड ऑल्सो फॉलो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सिर्फ डायरेक्शन होना काफ़ी नहीं है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना भी ज़रूरी है। ऐसा क्यों, ये मैं आगे समझाऊंगा, और ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है ये भी हम आगे समझेंगे। फिलहाल दो बातों पे फोकस रखो कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। एग्जांपल के लिए भाई डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, रेपल्मेंट वगैरह वगैरह हमारा आगे आएगा, ठीक है। तो गिन चुन के 11th क्लास में आपके 7 वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और 12th क्लास में आपके पास 3 है, तो टोटल मिला के 11th 12th की फिजिक्स में आप 10 वेक्टर क्वांटिटीज़ ही पढ़ने वाले हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वांटिटीज़ क्योंकि 2 तरह की हो गई, यहाँ पर अब कुछ बातें ज़रूर जान लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट, कहाँ गया पेन, फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट हैव डायरेक्शन मस्ट बी अ स्केलर। वो क्वांटिटीज़ जिनके पास डायरेक्शन नहीं होंगी उनको स्केलर होना ही पड़ेगा। ज़बरदस्त बात तो अब आ रही है कि फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ डायरेक्शन मस्ट नॉट बी वेक्टर। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्शन हो तो वेक्टर हो जाए, जो कि मैंने अभी बताया था। उसके लिए एक थर्ड प्रॉपर्टी को भी फॉलो करना पड़ेगा, क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अर्थात समझ लो रफली यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है कि वेक्टर्स को हमेशा ऐड नहीं किया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन उनके बीच में एंगल क्या, कभी सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, कभी ऐड भी करेंगे, कभी कुछ और भी करेंगे। लाइक मैंने एग्जांपल दिया था कि 2 फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्ट निकालने के लिए अपनों को माइनस करना पड़ेगा, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्ट निकालने के लिए हम उनको ऑब्वियसली बातें प्लस करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन उनके बीच का एंगल क्या है, डिपेंडिंग अपॉन उनके बीच का एंगल क्या है, बार बार जो रिजल्ट निकालने का तरीका है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है, कभी प्लस कभी माइनस। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऐसा ही कुछ होगा, समझेंगे आगे। लेकिन कुछ स्केलर क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके पास डायरेक्शन तो है बट वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। अर्थात मैं बात करूं करंट की कि 2 एम्पियर करंट मान लेते हैं आपका यहाँ से आ रहा है ईस्ट डायरेक्शन से, ठीक है जी, और कहाँ, सॉरी, ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है वेस्ट से, ठीक है। 2 एम्पियर का करंट, और दूसरा करंट आपके पास साउथ से नॉर्थ में जा रहा है 4 एम्पियर का करंट, ठीक है जी। अच्छा, ये यहाँ से आ रहा था, ये यहाँ से आ रहा था यहाँ पर, और एक सेकेंड इसको थोड़ा सा मैं एग्जांपल को ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ से नॉर्थ की तरफ 4 एम्पियर करंट आ रहा था और ये दोनों मिलके मान लो यहाँ चले गए, तो अब इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है ना, इन दोनों करंट्स के बीच में। बट रिजल्ट कितना मिलेगा आपको, 6 एम्पियर, क्योंकि जो करंट यहाँ से आया, जो यहाँ से है वही मिल गया, यहाँ एंटर कर जाएंगे। सिमिलरली अगर एक करंट ऐसा हो 2 एम्पियर यहाँ पर और दूसरा करंट आपके पास ऐसा हो, डायरेक्शन उल्टा बन गया, 4 एम्पियर यहाँ पर, और मान लो रिजल्ट अगर इस तरफ मिल रहा था, अभी भी कितना मिलेगा, 6 एम्पियर ही मिलेगा। यानी इनके बीच में एंगल क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, बट स्टिल करंट है डायरेक्शन। तो सिर्फ डायरेक्शन का होना कंपलसरी नहीं है, वेक्टर के होने के लिए ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज एंगल के हिसाब से उनका रिजल्ट बार बार बदलता रहेगा, जो कि आगे आएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को समझ लो कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से, जिसमें एक उसका पार्ट होता है टेल, एक उसका पार्ट होता है हेड, ठीक है जी। टेल ये पूंछ होती है और हेड ये आगे वाला सिरा जहां हम ये एरो बनाते हैं, और वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। मान लो ए वेक्टर में लिख रहा हूं तो उसके ऊपर एक टोपी पहना दो इस तरह से, और ध्यान रहे ये जो टोपी हम ए के ऊपर लगा रहे हैं ये इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर मैंने एक वेक्टर लिखा ए वेक्टर इधर और लिखा मैंने बी वेक्टर ऐसे बना दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए यहाँ है बी यहाँ है। पहली बात तो ये रिप्रेजेंटेशन ही गलत है, ठीक है। अगर मुझे बी वेक्टर इस तरफ भी है ना, तब भी एरो उसके ऊपर ऐसे ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, नोटेशन है इस बात का कि ए और बी वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये इनकी टोपी होती है, कैप बोलते हैं इनको, जो कि हमेशा ऑलवेज टुवर्ड्स राइट रहेगा। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर ये क्वांटिटी वेक्टर है तो, ठीक है जी। तो अब ध्यान रहे, लेंथ ऑफ एरो जो है वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड माने वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कि लेंथ जितनी बड़ी होगी वेक्टर की वैल्यू भी उतनी बड़ी रहने वाली है, ठीक है। एक और बात हमें क्या ध्यान रखनी है वेक्टर्स के बारे में कि वेक्टर के लिए पैरेलल शिफ्टिंग तो अलाउड है। पैरेलल शिफ्टिंग माने अगर एक वेक्टर मैंने यहाँ बनाया
तो इसको शिफ्ट करके मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, इसी वेक्टर को मूव करके मैं यहाँ भी बना सकता हूँ। याद रहे इनके बीच में एंगल चेंज नहीं करना मेरे को, पैरेलल शिफ्टिंग कहते हैं कि बिना एंगल चेंज किए आप पैरेलली कहीं भी उसको मूव कर लो। लेकिन रोटेशन ऑफ वेक्टर्स अलाउड नहीं है, मतलब आपने अगर ए ऐसे बनाया तो अब अगर आप ए यहाँ बनाना चाह रहे हो और उसको भी ए ही लिखोगे तो अब ये इट विल बी नो मोर ए, है ना, एंगल चेंज हो गया तो ये कुछ और बन गया होगा, क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर देखने हैं, बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर देखनी है हमें यहाँ पर। तो याद रहे इक्वल वेक्टर्स क्या, इक्वल वेक्टर्स वो जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा, लाइक ए और बी दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है यहाँ पर, ठीक है जी। पैरेलल वेक्टर्स क्या, वो वेक्टर्स जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, डायरेक्शन सेम होगा बट मैग्नीट्यूड में डिफर, है ना, मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होंगे, नेगेटिव वेक्टर्स वो होंगे जो मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, उनको हम नेगेटिव वेक्टर्स कहेंगे। एंटी पैरेलल और अपोजिट वेक्टर्स वो वेक्टर्स जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट भी इक्वल, बराबर हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। यूनिट वेक्टर्स वो वेक्टर्स जिनकी वैल्यू 1 होती है बट स्टिल दे रिप्रेजेंट्स ओनली डायरेक्शन हैविंग 1 वैल्यू। जीरो वेक्टर वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड ही नहीं होती है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही 0 होता है, असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। आगे हैं जी कोलिनियर वेक्टर्स, वो वेक्टर्स जो सेम लाइन के अलोंग होंगे, है ना, मान लो ये लाइन कह रहा हूँ, ये लाइन है एक्स एक्स डैश, इस लाइन के अलोंग जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। अब वो पैरेलल हो भी सकते हैं, नहीं भी, अपोजिट हो भी सकते हैं, नहीं भी, डायरेक्शन सेम हो भी सकता है, नहीं भी, मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है, नहीं भी, बस एक लाइन के अलोंग होने चाहिए, आगे पीछे हो सकते हैं। अगला अपने पास कोप्लेनर वेक्टर्स, वो वेक्टर्स जो सेम प्लेन में लाई करते हैं, लाइक यहाँ पर मैंने 4 एग्जांपल्स लिए हैं, ये चारों वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं ना तो ये पैरेलल है ना ये एंटी पैरेलल है, ये ऐसा कोई रूल यहाँ पर फिक्स नहीं है, ये पैरेलल भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं और आपके पास कोलिनियर भी हो सकते हैं, कोलिनियर नहीं भी हो सकते हैं, बट सेम प्लेन में होने चाहिए मात्र, इतना हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर्स, वो वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा, ऐसे वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहते हैं। अब जिसमें ये ऑर्थोगोनल वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे फिजिक्स में खासकर वेक्टर क्वांटिटीज में ऑर्थोगोनल वर्ड ही यूज करता है वो 90 डिग्री के लिए, परपेंडिकुलर तो शायद ही यूज करेगा, तो इसका हमें ध्यान रख के चलना है। क्या है तो कोई दिक्कत, ठीक है जी। 2 और रह गए हमारे पास, उसका ध्यान दे लेते हैं। कॉनकरेंट वेक्टर्स, वो वेक्टर्स जो किसी सेम पॉइंट से पास हो रहे होंगे, ऐसे वेक्टर्स को हम कॉनकरेंट कहेंगे। अब ये आपके पास पैरेलल या एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ये आपके पास परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, ये आपके पास कोप्लेनर भी हो सकते हैं कि सेम प्लेन में लाई कर रहे हो, बस इनके कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ पासिंग सेम होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज एक्सियल वेक्टर, जो कि आपको बहुत रेयर है देखने को मिलेगा किसी भी जगह पर, ऐसा नहीं है, हर जगह देखने को मिल सकता है, सारे टीचर अच्छा पढ़ा रहे, ठीक है। तो एक्सियल वेक्टर है बट ये है कि बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसका यूज़ ही कम है, तो क्यों पढ़ाएंगे भाई, है ना। एक्सियल वेक्टर्स क्या, वो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन जो होती है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, लाइक एंगल, अगर मुझे बनाना है एंगल एंटी क्लॉकवाइज तो ये इसकी डायरेक्शन है, एंगल बनाऊंगा क्लॉकवाइज तो ये इसकी डायरेक्शन है। एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। एंगुलर एक्सेलरेशन एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं आपके पास एक्सियल वेक्टर्स। बात समझ आ रही है, जो रोटेशन के अलोंग या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होते हैं। आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है जी। आइए बढ़ते हैं, मेरे को प्यास लग गई है, पानी पीना है, ये पास कर दीजिए। थैंक यू। मैं इसका ब्रांड आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसका कोई ब्रांड ही नहीं है। हाँ जी, तो वो जो बात चल रही थी ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आ गया, वो समझ लो। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये 2 वेक्टर्स बनाए, इसको पूरा बंद कर दीजिएगा और आने को मना कर दीजिएगा किसी को अभी। ये मैंने 2 वेक्टर्स बनाए, ए और बी वेक्टर, ठीक है जी। हमें इनका रिजल्टेंट बताना है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन बतानी है बेसिकली, किस तरफ होगा, कैसे बनेगा, वो ट्रायंगल कैसे फॉर्म होगा, उसके लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं।
तो सबसे पहला काम जो यहाँ पर करूँगा ना, वो मैं करूँगा पैरेलल शिफ्टिंग का। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग का काम सबसे पहले यहाँ पर होगा। अब पैरेलल शिफ्टिंग में क्या होता है कि बिना एंगल चेंज किए वेक्टर्स को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो ए को मूव करके मैंने यहाँ कर दिया, और इस बी का एंगल चेंज किया बिना मैंने बी को यहाँ बना दिया, ए के सिरे पर, हेड पर। क्या ये बात समझ आई? एंगल चेंज नहीं किया। ठीक है, जो आपके पास यहाँ पैरेलल था वही यहाँ पैरेलल है, ये यहाँ था उसी के पैरेलल ये यहाँ पर आ गया। अब होता क्या है, जो इनका रिजल्टेंट है, इन दोनों की वजह से जो भी रिजल्ट होगा वो कहाँ होगा, वो आपका यहाँ होगा। उसको ऐसे बनाया जाता है कि भाई वो रिजल्ट जो है ना, इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से आपको एक स्टेप पीछे कर दूँ ना तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि इस बी वेक्टर को मान लो पैरेलली पहले मैंने ऐसे बनाया था, इस तरह से। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ थीटा एंगल फॉर्म हो रहा होगा ए और बी के बीच में। तो जो भी रिजल्ट होगा इनका, वो इन दोनों के एग्जैक्ट मिड में होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट मिड में नहीं, सॉरी, इनके बीच में कहीं पर होना चाहिए। इस तरह से ये इनका रिजल्ट निकल के आएगा। मतलब अगर मैं एक फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में, तो रिजल्ट कहीं ना कहीं बीच में आना चाहिए ना। ठीक है जी, तो एक पैरेलल शिफ्टिंग करके हमने ये काम करा। यहाँ पर हम एक और बार पैरेलल शिफ्टिंग कर रहे हैं, एक और बार पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो ज़रा ध्यान से, ये मैंने ए वेक्टर बनाया। ठीक है जी, अब इस बी वेक्टर को उठा के मैं यहाँ ले गया ए के सिरे पर। ठीक है, और ये जो रिजल्टेंट जैसा था उसको वैसे ही छोड़ दिया, आर वेक्टर। तो सबसे पहले ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ ना, इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं वेक्टर ट्रायंगल। ठीक है जी, और रिजल्टेंट को जो लिखने का तरीका होता है यहाँ पर, वो आपका होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब यहाँ पर आप कहोगे कि यार इन दोनों वेक्टर्स को तो ऐड कर दिया। अभी मैं कह रहा था ऐड सिर्फ तब करेंगे जब एंगल 0 होगा, है ना, अलग अलग एंगल पे अलग अलग काम करेंगे। यहाँ पे तो मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ध्यान रहे भाई, यहाँ पे सिर्फ इस तरह से लिखते हैं, एक्चुअल में ऐड नहीं करते हैं। बात समझ आ रही है? एक्चुअल में 2 + 4 को मिला करके 6 नहीं कह देंगे। यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी चल रही होगी कि 2 मैं कहूँगा अगर ईस्ट में है और 4 ईस्ट में है और 2 आपका नॉर्थ में है, तो इसका आंसर 6 नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इनके डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होगा। तो बस अभी इतना ध्यान रखो, क्योंकि हमें आगे काफ़ी कुछ पढ़ना है। वो आई कैप जे कैप के कैप में जाएंगे तो समझेंगे पूरी तरीके से। यहाँ पर सिर्फ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एक्चुअल में आर की वैल्यू ए प्लस बी के सम के बराबर नहीं है। इतना सिर्फ दिमाग में भेजे में अभी रखना है, सारी बातें आगे क्लियर होती रहेंगी। ठीक है ना, बस थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र, लंबी लंबी सांसें लो, ऑल इज वेल बोल के बैठे रहो। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, थोड़ा सा भरोसा रखो यार। और अभी तक का क्लियर हुआ है तो भाई प्लीज़ कुछ कमेंट कर दो बढ़िया सा, ताकि मोटिवेशन आए नेक्स्ट वीडियोस के लिए भी। और दोस्तों तक शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वो घंटे के बटन को दबा दो, बेल आइकन को दबा दो। तो मेरी बात समझ आई? ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने कहा कि रिजल्टेंट को ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर को ऐड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 4 ईस्ट में 2 नॉर्थ में ऐड करके 6 कर दोगे तो डायरेक्शन क्या लोगे? नॉर्थ और ईस्ट लिया था ना, बट उसके रिजल्ट का डायरेक्शन क्या होगा हमें पता नहीं है। वो हम जानेंगे, आगे आएगी वो कहानी। फिलहाल समझेंगे कि इस तरह से रिप्रेजेंट करना है बस। और इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल, वेक्टर ट्रायंगल। जो ट्रायंगल हमने यहाँ बनाया, और इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है जी, जहाँ पे हमें ऐड नहीं करना है, सिर्फ लिख के दिखाना है। वो कहानी आगे आएगी कि किस किस तरह से अलग अलग एक्सेस के लिए हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक बात समझो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मैंने बनाया, अब हमें कोई वेक्टर ट्रायंगल बना करके दे दे तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनमें से रिजल्टेंट कौन सा है और बाकी 2 वेक्टर्स कौन से हैं? तो ध्यान रहे, जो रिजल्टेंट होगा ना, उसके टेल से एक वेक्टर का टेल मैच हो रहा होगा, और रिजल्टेंट के हेड से दूसरे वेक्टर का हेड मैच हो रहा होगा। तो जहाँ पर भी ऐसी कहानी फॉलो हो रही होगी, मतलब वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, उसको पकड़ के जेब में डाल लो। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पर। ये फर्स्ट एग्जांपल, ज़रा मुझे बताना यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर ये BCD में से कौन सा है? टेल से टेल, हेड से हेड, ऑब्वियस सी बात है डी वेक्टर। तो डी वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर कैसे लिखेंगे? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। वेरी गुड। अगला आएंगे तो 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ऊपर एक ट्रायंगल नीचे। इस ट्रायंगल में टेल से टेल, हेड से हेड, एक रिजल्टेंट वेक्टर आपका ये हो गया। यहाँ टेल से टेल, हेड से हेड, एक रिजल्टेंट वेक्टर आपका एफ हो गया। मतलब अगर मैं सी इस डी वेक्टर को लिखूँ तो मुझे क्या लिखना चाहिए? ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बराबर,
और अगर इस एफ वेक्टर को लिखें तो किसके बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर। सिमिलरली यहाँ पर एक सेकंड रुकना है, थोड़ा सा एसी कम कर दो, कुछ ज़्यादा तेज़ है। देखो इधर, यहाँ पे अगला आपके पास क्या है, ये ए वेक्टर प्लस, अब ये देखो ट्रायंगल तो नहीं बन रहा, ये ए बी सी, ये वाली वीडियो सेव हो गई। चलो जी, एक बार वन शॉट अपलोड करने वाला हूँ मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का, मतलब बेसिकली जिन्होंने वीडियोस मेरी देख रखी है उनके लिए तो शायद बेनिफिशियल इतना नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने जितने लेक्चर्स अपलोड किए हैं अब तक मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का, उसको कंबाइन कर दिया है एक वीडियो में, वन शॉट टाइप। तो ठीक है, देख सकते हो उसको आप, अलग अलग वीडियोस देखने से बेटर है। और जो न्यू हैं उनके लिए खास कर ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि उनको अलग अलग नहीं भटकना पड़ेगा, एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाएगा एक ही वीडियो के अंदर। यहाँ पे अपनों के पास वेक्टर ए, थोड़ा सा नीचे हो जाए ना भाई, ऐसे ए बी सी और डी इस तरह का है, बट ये वेक्टर ट्रायंगल तो नहीं है। अभी जो हमने कहानी पढ़ी वो तो वेक्टर ट्रायंगल के लिए होती है ना। यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रायंगल बनाते हैं, तो ए और बी के बीच में एक डंडी खींच दो ऐसे, इस तरह से, इसको नाम दे दो कुछ पी वेक्टर। तो हम क्या देखेंगे कि नीचे वाले ट्रायंगल का रिजल्टेंट कौन है, पी। तो पी को कैसे लिखा जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ये नीचे भगा दो, इनको भूल जाओ, ए और बी को बिल्कुल ही भूल जाओ, ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। आपको क्या दिख रहा है, ऊपर का ट्रायंगल दिख रहा है पी सी डी, और उसमें रिजल्टेंट कौन है फिर, ये टेल से टेल हेड से हेड, वहाँ रिजल्टेंट क्या है, डी है। तो उस डी को हम कैसे लिखेंगे जी, पी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और पी हम क्योंकि निकाल चुके हैं तो डी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। आई होप ये समझ आया होगा। यदि सत्य में आपको ये समझ आया है तो ज़रा मुझे ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, मतलब यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कौन सा है पहले तो ये बताओ, और वो रिजल्टेंट के वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर होगी, जैसा कि हमने यहाँ पर निकाला। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब मैं आपको बता रहा था कि हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या देखा था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, अपन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब सवाल यहाँ पे ये आया था कि ये आर को एक्चुअल में ए और बी को तो ऐड नहीं करेंगे आर निकालने के लिए, तो आखिर ये अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आपने फोर्स लगाया 4 न्यूटन जो है ईस्ट में लगाया है ना, प्लस आपने 5 न्यूटन जो है नॉर्थ में लगाया, तो रिजल्टेंट आप 9 नहीं कहोगे, क्योंकि फिर अगर 9 कह दोगे तो डायरेक्शन क्या करोगे, वो लॉजिकल नहीं है ना ये बात। तो उसके लिए सवाल ये था कि लिख तो देंगे चलो ऐसे 4 न्यूटन जो है ईस्ट में, 5 न्यूटन वेस्ट में है, बट इस आर की एक्चुअल वैल्यू होगी क्या, कितनी वैल्यू होगी, वो हम यहाँ निकालने जा रहे हैं। और ये रिजल्टेंट वेक्टर कितने एंगल पे होगा, कितने डिग्री पे होगा, कौन से एक्सिस में होगा, वो सब अभी हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली हमें यहाँ पर निकालना है। इस मेथड का नाम होता है, यार स्पेलिंग तो गलत लिख रहा हूँ शायद मैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उस रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू निकालने का तरीका यहाँ पे कैसे करना, देखो 2 वेक्टर्स हैं, ए बी एंगल उनके बीच में थीटा है, उनका रिजल्टेंट है आर वेक्टर, उसको हमने ऐसे बनाया। अब इसको हम पैरेललोग्राम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई अगर मैं इन पॉइंट्स को मैच कर दूंगा तो ये तिरछा सा कुछ रोम्बस, कुछ तिरछा स्क्वायर बन जाएगा ना, तो इस शेप को ही हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है जी। अब कुछ तिगड़मबाजी करनी है यहाँ पर, क्या, उसको देख लो कि मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया यहाँ तक। क्या इतनी बात भेजे में आई? ठीक है जी। अब इस b को, ये जो b यहाँ पर था ना, ये b वेक्टर, इस को पैरेलल शिफ्टिंग करके इस b वेक्टर को हम यहाँ लिया है, इस जगह पर पैरेलल शिफ्टिंग कर दी हमने। वहाँ पे बना के दिखा रहे हैं खाली अभी, क्योंकि इसी तरह से डायग्राम बनता है, बट एक्चुअल में b वेक्टर पैरेलल शिफ्ट होके यहाँ आ चुका है। तो अबे इसको थोड़ा सा ऐसे मिटाऊं मैं, ताकि आपको जो है ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से बना दिया मैंने बी वेक्टर को डैश डैश करके, मतलब मूव होके वहाँ से वहाँ चला गया। तो जो थीटा एंगल वहाँ पर था वही सेम थीटा एंगल अभी भी यहाँ पर बन रहा है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। ठीक है,
अब सब कुछ भूल जाओ कि हम क्या कर रहे थे, थोड़ा सा फोकस करो इधर इस ट्रायंगल पे, जो ये ट्रायंगल हमने बनाया है यहाँ पर, ना इसको पूरे को पिंकी पिंकी कर देते हैं। इस ट्रायंगल पर फोकस करेंगे, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है जी। इन बिंदुओं को नाम दे दें, इसको नाम दे देते हैं कुछ अलग कलर से, ओ, इसको पी, इसे क्यू, इसे एस, इसे टी। आर क्यों नहीं दिया? क्योंकि आर यहाँ पर रिजल्टेंट से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में यदि हम झांकें तो ये छोटे वाले ट्रायंगल का क्या हम ये बेस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकल जाएगा जी। कैसे निकल जाएगा? इस और ये सिमिलरली ये हम परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। छोटे वाले ट्रायंगल की बात चल रही है अभी। तो यहाँ पर अगर निकाला जाएगा बेस, तो यहाँ अप्लाई करेंगे हम क्या, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस दैट इज टी एस अपॉन हाइपोटेनस बी। तो जो बेस है टी एस वो कितना आ गया, बी कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ साइन अप्लाई करेंगे कि साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर क्यू एस अपॉन में बेस कितना है, बी, हाइपोटेनस बी सॉरी। तो यहाँ से जो आपका क्यू एस आया वो कितना हो गया, बी साइन थीटा हो गया। तो ये दो वैल्यूज़ फ़िलहाल हमें मिल गई हैं, टी एस और क्यू एस, इस छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस। अब आते हैं उस काम पर जो असल में हमें करना है, क्या, रिजल्टेंट वेक्टर का एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि अब मैं कहूँ अगर बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल ओ क्यू एस, इसको देखो, तो ट्रायंगल ओ क्यू एस में जो आपका रिजल्टेंट जो बड़ी साइड है हाइपोटेनस, वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ क्यू से। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, क्यू एस, और बेस कितना है आपके पास, ओ एस। क्या यहाँ तक बात समझ आई? अब वैल्यूज पुट करते हैं। ओ क्यू किसके बराबर है अपना, आर के। तो आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू एस हमने कितना निकाल लिया, बी साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस ओ एस अपना कितना आ गया, ओ एस, इसको थोड़ा सा, ठीक है, ओ एस कितना आ गया हमारे पास, ढंग से देखो, क्या ओ एस पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का नहीं है क्या, जिसमें ये साइड इतनी तो आपकी बी कॉस थीटा है यहाँ से यहाँ तक, इधर वाली, और इधर वाली कितनी है, ए के बराबर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आई? इसको ओपन करते हैं। इसको अगर ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है जी, आगे सॉल्व करेंगे आर स्क्वायर। तो पहले ए स्क्वायर को लिख लो, पहले ए स्क्वायर को लिख लेंगे, और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, बचपन से मालूम है, पैदा होते ही पता लग गया था। ये आपके पास ए स्क्वायर होता है प्लस ये बी स्क्वायर होता है प्लस ये आपके पास 2ab कॉस थीटा होता है। और यहाँ से स्क्वायर हटा के अगर हम रूट लगा देंगे तो जो रिजल्टेंट फाइनली आपके पास निकल करके आया, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो भाई फाइनली ये आपका वो रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको निकल के आना था और वो निकल के आ गया। मतलब दो वेक्टर्स अगर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग एंगल पे एक्ट कर रही हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो यहाँ से निकाली जाती है। आई होप ये डेरिवेशन छोटी सी तो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे पास आंसर आया है आखिर ये बताना क्या चाह रहा है। ठीक है, इसको देख लो, ये क्या कह रहा है आपसे, इसको थोड़ा फील करते हैं कि यार ये थोड़ा सा ना मतलब लॉजिकली समझ नहीं आ रहा। ये जो इक्वेशन में निकाली है ये हमें फील नहीं हो पा रही है कि किस तरह से ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारे आंसर को, या दो वेक्टर्स को अगर हम रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हैं तो ये रिजल्टेंट थोड़ा अजीब सा आया है। समझते, इसको देखो, मैंने अभी कुछ एग्जाम्पल लिया था। क्या एग्जाम्पल लिया था मैंने कि मैंने कहा था कि यार अगर दो वेक्टर्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में हो, जो कि स्टार्टिंग में लिया था, उनकी वैल्यू अगर सेम हो
तो आपका आंसर कितना आता है 0। मतलब यहाँ पे अगर दो वेक्टर ए वेक्टर हम कह दें 10 है और बी वेक्टर हम कह दें ये भी 10 है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें मालूम है कि आंसर आपका 0 आना है, तो रिजल्टेंट क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। ठीक है जी, तो रिजल्टेंट आपका 0 रहेगा। इस लैपटॉप को बंद कर देते हैं अभी। ठीक है, रिजल्टेंट आपका 0 रहेगा। अब यहीं पे अगर ये दोनों वेक्टर्स आपके सेम डायरेक्शन में होते, ए वेक्टर की वैल्यू भी 10 और आपके पास बी वेक्टर की वैल्यू भी 10, तो रिजल्टेंट आपके पास कुछ होता, पता नहीं कितना, हम तो कॉमन सेंस से कह रहे हैं कि 20 होना चाहिए था ऐड करके, बट कितना हो सकता है 20 ना हो, उसको छोड़ देते हैं अभी, बट कॉमन सेंस तो 20 कह रहा है तो लिख लेते हैं। ठीक है, अब अगर किसी और एंगल पे करेंगे तो आंसर कुछ और होगा। तो अब देखो ना यहाँ पे सिर्फ मतलब मैग्नीट्यूड में कोई चेंज लेकर के नहीं आ रहा है, मैग्नीट्यूड दोनों तरफ क्या है सेम है, बट सिर्फ इनके बीच के एंगल के चेंज होने से रिजल्ट पे फर्क पड़ रहा है ना। अब हमने जो एक्सप्रेशन निकाला वो आपको यही चीज बता रहा है कि अलग अलग ये थीटा के हिसाब से आपका आंसर कितना कितना आएगा उसको हम निकालते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं ताकि ये पूरा आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो सके। तो देखो यहाँ पर अभी फिलहाल हमने क्या लिया कि ए वेक्टर आपका जो है यहाँ पर है, ठीक है जी, और बी वेक्टर आपका यहाँ पर कुछ अज्यूम कर लिया, एंगल थीटा है। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट आपके पास आ रहा है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमने सवाल में कहा कि अगर दो वेक्टर्स में एंगल 180 डिग्री है, अपोजिट है एक दूसरे के, तो हम उनको सीधा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो सीधा हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो क्या वो चीज़ यहाँ से आ रही है निकल के, देखते हैं भाई। अगर ए वेक्टर भी इधर ही है आपका और बी वेक्टर भी आपका इधर ही है, मतलब थीटा कितना है 0 डिग्री है। ठीक है जी, और दूसरा एग्जांपल क्या लेंगे, यदि ए वेक्टर आपका यहाँ पर है और बी वेक्टर अपोजिट है, तो यहाँ थीटा कितना है 180 डिग्री है। तो खैर यहाँ सॉल्व करें तो यहाँ रिजल्टेंट निकालेंगे अगर, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है 1। तो आपके पास ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया ना। क्या बन गया भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटेगा तो रिजल्टेंट आपका सिर्फ किसके बराबर आ गया, ए प्लस बी के। आई होप ये बात समझ आई होगी। तो वही हो गया ना यार, दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में थे, एंगल 0 था, तो रिजल्टेंट ने क्या हुआ ऐड होके दे दिया। कहाँ से पता लगा, इसी फॉर्मूले से तो पता लगा ना। एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं कि पूरी तरह से में फील हो जाए। एंगल 180 डिग्री है